हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में टॉपिक लेके आए हैं सीडीपी के यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, जो कि सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पेपर के लिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए। तो इसके 30 क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। तो ये जनवरी 2024 में होने वाला जो सीटेट का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, बालक का विकास परिवर्तनशील होता है जो गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों रूप में होता है। बालक के विकास में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन का अंग नहीं है। सीखने की क्षमता में परिवर्तन, सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, शरीर के भीतरी अंगों में परिवर्तन, भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन। इसमें गुणात्मक परिवर्तन का अंग नहीं है, कौन है इसमें पहचानना है। तो इसमें है सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, ये इसके अंग नहीं है, इसका पार्ट नहीं है, नहीं पहला का दूसरा सही होगा। दूसरा, बाल विकास के किस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने गिरोह अवस्था यानी गैंग एज कहा है। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। किसको गैंग एज कहा जाता है, किस अवस्था को? इसमें आता है उत्तर बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है, यानी दूसरा का तीसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न है, डिस्ग्राफिया संबंधित है गणित संबंधी विकार, लेखन संबंधी विकार, पढ़ने संबंधी विकार, भाषा संबंधी विकार। तो जो डिस्ग्राफिया होता है वह होता है लेखन संबंधी विकार होता है, यानी तीसरा का दूसरा ऑप्शन सही होगा। चौथा प्रश्न है, भाषा को उपयुक्त तरीके से परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि जैविक विकास का परिणाम है, उत्तम समस्या समाधान की दिशा में एक कदम है, अनुभवों को प्रकट करने का उत्तम उपाय है, आत्म उन्नति का माध्यम है। तो भाषा को उपयुक्त तरीके से परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि ये क्या होता है कि अनुभवों को प्रकट करने का उत्तम उपाय होता है, यानी चौथा का तीसरा ऑप्शन सही होगा। पांचवा है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इसमें बच्चों में आत्मविश्वास विकसित होता है, इससे अधिगम सरल हो जाता है, यह बौद्धिक विकास में सहायक है, इससे बच्चों को स्वाभाविक वातावरण में सीखने में सहायता मिलती है। तो ये बौद्धिक विकास में सहायक होता है, इसलिए पांचवा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा। छठवां है, एक शिक्षिका कभी भी प्रश्नों का उत्तर स्वयं नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण सामग्री के उचित संगठन पर, एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने और एक रोल मॉडल बनने पर, सीखने की तत्परता, सक्रिय भागीदारिता। तो ये किस पर निर्भर करती है? ये सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है, यानी ये छठवां का चौथा ऑप्शन सही होगा। सातवां प्रश्न, निम्न में से मास्लो द्वारा बताई गई बालकों की मूल आवश्यकता है? ज्ञान संबंधी आवश्यकताएं, न्यूनता अभिप्रेरक आवश्यकताएं, बोध संबंधी आवश्यकताएं, आत्म विकास संबंधी आवश्यकताएं। तो ये आत्म विकास संबंधी आवश्यकताएं हैं, मोस्ले द्वारा बताई गई है, यानी सातवां का चौथा ऑप्शन सही होगा। आठवां, मानसिक रूप से विकलांग बच्चे की पहचान नहीं है? कान की बनावट, आत्मविश्वास की कमी, सीमित संप्रेषण, आत्मावलोकन। तो मानसिक रूप से विकलांग बच्चे की पहचान नहीं है, कान की बनावट, यानी आठवां का पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नौवां इसमें है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करता है, वह कौन सी अवस्था है? चारों में से इसमें पहचानना है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी, यानी नौवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा। 10वां प्रश्न है, टर्मैन ने साबित किया कि प्रतिभाशाली बच्चे वयस्क होने पर मानसिक रोगों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। बौद्धिक स्तर परीक्षण में औसतन वयस्कों के बराबर अंक प्राप्त करते हैं। युवा काल के दौरान सफल रहते हैं लेकिन वयस्क काल के दौरान अपनी संभावनाओं तक पहुंचने में असफल रहते हैं। सामान्यतः वयस्क होने पर आम तौर पर अपने चुने हुए पेशे में सफल रहते हैं। तो टर्मैन ने साबित किया कि प्रतिभाशाली बच्चे
में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, इसमें पहचाना है विकल्प में से। चौथा इसमें सामान्यतः वयस्क होने पर आमतौर पर अपने चुने हुए पेशे में सफल रहते हैं, यानी 10वां का चौथा ऑप्शन सही होगा। 11वां प्रश्न, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। निम्न में से कौन सा अधिगम अनुभव बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, विषय पर चर्चा और वाद विवाद की, विषय पर प्रस्तुतिकरण की, विषय वस्तु की केवल याद करने की आधार पर पुनरावृत्ति। तो कौन अधिगम को सुगम नहीं बनाता है, ये पहचानना इसमें। तो इसका चौथा विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, ये आसान नहीं बनाता, सुगम नहीं बनाता। तो 11 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 12, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्न में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? छात्र को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना चाहिए जो उसकी छात्रवृत्ति सुनिश्चित करेगा। छात्र को अपने थिएटर कलाकार साथियों के साथ सहानुभूति, सौहार्दपूर्ण और सहयोगी संबंधों का विकास करना चाहिए। छात्रों को उन नाटकीय कौशलों में अधिक समय देना चाहिए जिससे करके वह सबसे अधिक सुख पाता हो। छात्र को दुनिया के सबसे अच्छे थिएटर कलाकारों के प्रदर्शन के बारे में पढ़ने और सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा, ये पहचानना है। सबसे अधिक प्रेरक नहीं, सबसे कम प्रेरक नहीं, कम उपयोगी वाला इसमें पहचानना है। तो पहला इसमें होगा कि छात्र को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के जीतने का प्रयास करना चाहिए जो उसके छात्रवृत्ति सुनिश्चित करेगा, यानी 12 का पहला। 13 प्रश्न है, ऐसे बालक जो सामाजिक संबंधों में सर्वाधिक नकारात्मक गुणों का प्रदर्शन करते हैं, उदाहरण के लिए आज्ञा न मानना आदि के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, उसे आदेश देना बंद कर दिया जाए, उसके इस व्यवहार को विकास की स्वाभाविक घटना समझकर ध्यान नहीं दिया जाए, उस पर काफ़ी दबाव डाला जाए जिससे वह कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों की तरह आज्ञा का पालन करना सीख जाए, उसके प्रत्येक कार्य की प्रशंसा की जाए ताकि वह सकारात्मक व्यवहार ग्रहण कर ले। तो इसमें चौथा ऑप्शन उपयुक्त सही होगा, यानी 13 का चौथा। 14वां प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षण का आशय है शिक्षण में शिक्षार्थियों का पूर्ण सहयोग लेना, सभी शिक्षार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देना, शिक्षार्थियों को मनमानी करने की छूट देना। चौथा, प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। तो बाल केंद्रित शिक्षण का आशय क्या है इसमें, कि प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकता का ध्यान रखना, यानी चौथा ऑप्शन इसका 14 का सही होगा। 15वां प्रश्न है, मानव बुद्धि में आनुवंशिकता की भूमिका से संबंधित सर्वोत्तम संक्षिप्त कथन या निष्कर्ष है। आनुवंशिकता बुद्धि की ऊपरी सीमाएं तय कर सकती है, आनुवंशिकता बुद्धि की निचली सीमाएं तय कर सकती है, बुद्धि व्यक्ति के आनुवंशिक गुणों से लगभग पूरी तरह से संबंधित है, मातृ संबंधियों के बीच बौद्धिक स्तर के अंकों IQ में पितृ संबंधियों के बीच बौद्धिक स्तर का अंकों की अपेक्षा अधिक समानता होती है। तो कौन सा इसमें होगा, कि पहला होगा कि आनुवंशिकता बुद्धि की ऊपरी सीमाएं तय कर सकती है। 16 इसमें, जब बालक अपने ज्ञान एवं अनुभव के माध्यम से किसी समस्या के प्रत्येक पहलू को जानने लगता है तो वह समाधान खोज लेता है, अनुभव का, बच्चे का, स्वयं का, इनमें से कोई नहीं। तो ये स्वयं का समाधान खोज लेता है, यानी 16 कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा। 17 प्रश्न है, रिक्त स्थान भरना। चिंतन का प्रभाव विशिष्ट तथ्यों से सामान्य सिद्धांतों की ओर होता है, किसमें, निगमनात्मक में, आगमनात्मक में, अपसारी, अभिसारी। तो इसका सही आंसर इसमें आता है आगमनात्मक, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा, 17 का दूसरा। 18, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर बहुभाषिकता एक महत्वपूर्ण संसाधन है, बालकों में द्विभाषी क्षमता के स्तर को बढ़ाने में सार्थक होती है। सामाजिक सहिष्णुता, संज्ञानात्मक वृद्धि, बौद्धिक उपलब्धि, ये सभी। इसमें कौन खाली स्थान भरा जा सकता है, ये सभी, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। 19 है, विविध मनोवैज्ञानिक आंकड़ों से पता चला कि शिक्षार्थी अलग अलग तरीकों से सीखते हैं और सीखे हुए की जांच, उनकी प्रस्तुति भी अलग अलग होती है, अतः उनका आकलन होना चाहिए केवल मौखिक परीक्षा के माध्यम से, केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से
लिखित परीक्षा के साथ बहुविध माध्यमों से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये लिखित परीक्षा के साथ बहुविध माध्यमों से उसका आकलन होना चाहिए, यानी 19 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 20वां प्रश्न है, शिक्षार्थियों के निष्पादन को जांचने हेतु उपलब्धि परीक्षण मापता है। किसी निश्चित कार्य क्षेत्र में शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान और कौशल को विभिन्न कार्य क्षेत्रों में शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान और कौशल को शिक्षार्थियों द्वारा पाठ्यवस्तु के विषय में अर्जित किए गए ज्ञान एवं कौशल को उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला होगा किसी निश्चित कार्य क्षेत्र में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान और कौशल को। 21 खेल बालकों में रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्रियाओं का योग है। इन्हें मूलाधार माना जा सकता है बालक के सामाजिक विकास का, आत्मिक विकास का, बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का। तो खेल जो है वह किस विकास का मूलाधार माना जा सकता है? तो 21 का सही ऑप्शन इसमें सामाजिक विकास का, यानी 21 का पहला ऑप्शन सही होगा। 22 है, प्रारंभ में बालक आत्म केंद्रित होता है किंतु धीरे धीरे सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से उसका दृष्टिकोण समाज की ओर केंद्रित हो जाता है। यह विचार संबंधित है परस्पर संबंध का सिद्धांत, क्रमिकता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो 22 का सही आंसर इसमें दूसरा आता है, क्रमिकता का सिद्धांत, 22 का दूसरा। 23 प्रश्न आते हैं, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतम श्रेणी प्राप्त कर रहा है तो उसके माता पिता को उसकी सहायता हेतु निम्नलिखित में से क्या सलाह दी जा सकती है? वह शिक्षकों के साथ घनिष्ठ संगति में काम करे, मोबाइल फोन, फिल्म, कॉमिक्स और खेलने के अतिरिक्त समय देने से रोके, जो उचित शिक्षा नहीं ले पाए उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करे, घर पर कठिन परिश्रम करने के लिए उसे मजबूर करे। तो माता पिता को निरंतर श्रेणी पर रखने के लिए किस तरह से सलाह देनी चाहिए? वह शिक्षकों के साथ घनिष्ठ संगति में काम करे, यानी पहला ऑप्शन इसका 23 का सही होगा। 24 है, इसमें एक प्रखर बुद्धि विद्यार्थी यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा हो तो उसकी परवाह नहीं की जानी चाहिए, उसको कठोर दंड दिया जाना चाहिए, उसके अभिभावक से शिकायत की जानी चाहिए, उसकी समस्या को समझकर निराकरण हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। तो सबसे सही इसमें आंसर आएगा चौथा, 24 का चौथा। 25वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत में निहित नहीं है, अधिगम के माध्यम से ही ज्ञानात्मक विकास संभव है। बालक के ज्ञानात्मक विकास में संस्कृति एवं समाज महत्वपूर्ण कारक है। एक अकेले अमूर्त सिद्धांत से भी बालक में ज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की जा सकती है। निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD बालक के मानसिक कार्यों पर आधारित है। तो सिद्धांत में निहित नहीं है, ऐसा कौन सा वाक्य है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो ये तीसरा इसमें है कि एक अकेले अमूर्त सिद्धांत से भी बालक में ज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की जा सकती है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? 25 का तीसरा। 26 है, किसी कठिन समस्या का हल अच्छी तरह निकालने के लिए आवश्यक है साथियों की सहायता, माता पिता की सहायता, अध्यापक की सहायता, स्वप्रयत्न। तो इसमें चौथा है स्वप्रयत्न है। 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा। 27 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है व्यापक पैमाने पर अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए सतत परीक्षण पर, सीखने को किस प्रकार अवलोकित कर रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, शिक्षण के साथ परीक्षाओं के सामंजस्य पर, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। तो जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है वो किस पर बल देता है? वो सीखने को किस प्रकार अवलोकित कर रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर ज़्यादा बल देता है, यानी 27 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 28 प्रश्न, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? अधिगम की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, अधिगम का तत्परता नियम, अधिगम का सादृश्यता नियम, अधिगम का प्रभाव नियम। तो ये अधिगम का प्रभाव नियम है। 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा। 29 असमर्थ बालकों की सामान्य विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था कर शैक्षिक
तौर पर उनको विद्यालय में समायोजित कर लेना निम्न में से किसका लक्ष्य है? प्रगतिशील शिक्षा का, शिक्षक केंद्रित शिक्षा का, समावेशी शिक्षा का, विद्यालय केंद्रित शिक्षा का। तो ये है समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा 29 का। तीसरा है बालक को किसी सामग्री के गलत प्रयोग करने पर डांटने से वह गलती में सुधार कर लेता है, उसकी स्वाभाविक क्रियाशीलता में रुकावट आती है, वह उस सामग्री का प्रयोग करना छोड़ देता है, उसे अध्यापक पर क्रोध आता है। तो ये क्या होता है? उसकी स्वाभाविक क्रियाशीलता में रुकावट आती है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा, तीसरा का दूसरा। इस तरह से हम लोग इस वीडियो में 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो कि परीक्षा में सीटेट की परीक्षा में आता है और फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर में आते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।